नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में उतर रहे हैं। हाँ, और खासतौर पे संगम काल पर। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो उस दौर के 3 बड़े राज्यों चेर, चोल और पांड्या पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और उनकी जो कल्चरल अचीवमेंट्स थी, मतलब संस्कृति, साहित्य, उन सब पर भी। ये संगम शब्द का मतलब है सभा या सम्मेलन है ना, खासकर वो कवियों की सभाएं। जी, तमिल कवियों की सभाएं, और इन्हें मदुरई के पांड्या राजाओं का काफी सपोर्ट था। अच्छा, यही वो समय था जब तमिल साहित्य और संस्कृति कह सकते हैं कि अपने चरम पर पहुंची। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से समझेंगे कि ये संगम काल इतना अहम क्यों है दक्षिण भारत के लिए। बिल्कुल, कैसे इन राज्यों ने अपनी पहचान बनाई, कौन बड़े राजा हुए, उनका साहित्य, प्रशासन, ये सब देखेंगे। तो चलिए इन 3 राज्यों से ही शुरू करते हैं। चेर, चोल, पांड्या, इनमें क्या खास फर्क था? देखिए, ज्योग्राफिकली देखें तो चेर, जिन्हें केरल पुत्र भी कहते थे, हाँ, केरल पुत्र। वो आज के केरल वाले इलाके में थे। ओके। उनकी राजधानी थी वांजी, और उनका जो चिन्ह था वो धनुष था। ओके, धनुष। और चोल? चोल थोड़ा पूरब की तरफ थे, हम्म। पेन्नार वेल्लार नदियों के बीच का जो इलाका है। हम्म। उनकी शुरुआती राजधानी उरैयूर थी। ये सूती कपड़ों के लिए बहुत मशहूर थी। हाँ, उरैयूर का नाम सुना है मैंने, कपास के लिए। बिल्कुल। बाद में तो खैर तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम भी उनकी राजधानियां बनी, और इनका शाही निशान था बाघ। बाघ, ठीक है। और पांड्या वो तो बिल्कुल दक्षिण में थे। हाँ, एकदम नीचे, कावेरी और ताम्रपर्णी नदियों वाला क्षेत्र। राजधानी मदुरै, और मदुरै तो मतलब संगम सभाओं का केंद्र थी। हाँ, वहीं होती थी सभाएं। और इनका चिन्ह मछली था, है ना? जी, मछली, कार्प मछली। और देखिए, मेगस्थनीज ने भी अपनी इंडिका में पांड्य राज्य का जिक्र किया है। ओह, क्या लिखा है? मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध बताया है, मतलब इनकी शोहरत तब भी दूर दूर तक थी। वाह। अच्छा, अब शासकों की बात करें, चोलों में कोई बड़ा नाम? हाँ, शुरुआती चोलों में करिकाल का नाम बहुत अहम है, लगभग 190 ईस्वी के आसपास। करिकाल। इन्होंने कावेरी पट्टनम, जिसे पुहार भी कहते हैं, वो शहर बसाया। बड़ा बंदरगाह था वो, और इन्होंने चेर और पांड्य राजाओं को हराया भी था। अच्छा, मतलब शुरुआती दबदबा बनाया है। जी, और बाद के चोल तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हुए। राजराज प्रथम, उनका समय था 985 से 1014 ईस्वी। हाँ, इन्होंने तो तंजौर का वो विशाल शिव मंदिर बनवाया था ना, बृहदेश्वर मंदिर। बिल्कुल, बृहदेश्वर मंदिर। वो द्रविड़ वास्तुकला का मतलब एक शानदार नमूना है, आज भी लोग देखने जाते हैं। सही में। और इनके बेटे थे राजेंद्र प्रथम। हाँ, राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी। वो तो अपने पिता से भी आगे निकल गए। उन्होंने उत्तर भारत में बंगाल तक हमला किया। बंगाल तक? उस जमाने में? हाँ, और गंगा नदी तक पहुंचने के बाद गंगैकोंड चोल की उपाधि ली, मतलब गंगा को जीतने वाला चोल। अरे वाह। और इसी जीत की याद में एक नई राजधानी बसाई, गंगैकोंड चोलपुरम। जबरदस्त। अच्छा, चेर और पांड्यों में भी तो कोई महत्वपूर्ण राजा रहे होंगे? हाँ, चेरों में सेनगुटुवन का नाम आता है। उन्हें लाल चेर भी कहते हैं। लाल चेर। जी, उनकी खास बात यह है कि उन्होंने पत्नी पूजा शुरू की थी। ये कन्नगी देवी की पूजा होती है। ओह, ये एक अलग तरह का सांस्कृतिक योगदान हुआ। बिल्कुल। और पांड्यों में नेडुंजेलियन को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उनके समय में राज्य काफी फैला। लेकिन शायद इस पूरे दौर की सबसे बड़ी देन तो वो साहित्य ही है, वो संगम सभाएं। सही कहा आपने, वही इस काल की आत्मा है। कहते हैं 3 संगम हुए, ज्यादातर मदुरै में ही हुए। अच्छा, तीनों मदुरै में? हाँ, मुख्यतः मदुरै में। पहले संगम की तो कोई रचना आज मिलती नहीं है, लेकिन दूसरे संगम की एक किताब बची है, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम? ये तो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है ना? हाँ, तोलकाप्पियर ने लिखा था। ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, इसमें उस समय के समाज संस्कृति की भी झलक मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और फिर वो महाकाव्य भी तो है, शिलाप्पादिकारम और मणिमेकले। बिल्कुल, ये तमिल साहित्य के हीरे हैं। शिलाप्पादिकारम इलांगो आदिगल ने लिखा। इसे पहला तमिल महाकाव्य मानते हैं। किस बारे में है ये? ये एक आम आदमी कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की दुख भरी कहानी है, और मणिमेकलई इसी कहानी को आगे बढ़ाती है। इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा दिखता है। अच्छा, और एक कुरण का भी बहुत नाम सुना है। हाँ, तिरुवल्लुवर का कुरल। इसे तो तमिल भूमि की बाइबल कहते हैं। बाइबल? हाँ, मतलब नीति और जीवन जीने के उसूलों पर लिखे गए दोहे हैं इसमें। और कमाल की बात यह है कि वो आज भी उतने ही रेलेवेंट लगते हैं। वाह, कंबन की रामायण भी इसी समय की है। जी,
कंबन की तमिल रामायण भी इसी समृद्ध साहित्यिक परंपरा का हिस्सा है। तो साहित्य तो जबरदस्त था, प्रशासन के बारे में क्या? सुना है चोलों का सिस्टम बड़ा अच्छा था। हाँ, चोल प्रशासन काफी व्यवस्थित था, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने पूरे साम्राज्य को बांट रखा था। सबसे ऊपर मंडलम यानी प्रांत, फिर वलनाडु, फिर नाडु यानी जिला, और सबसे नीचे कुर्रुम यानी गांव। ये तो काफी डिटेल्ड है। और सबसे दिलचस्प है उनका ग्रामीण स्वशासन। एक अभिलेख मिला है, उत्तर मेरून अभिलेख। हाँ, उत्तर मेरूर। उससे पता चलता है कि गांव की सभाएं कैसे काम करती थीं, कैसे अपने सदस्य चुनती थीं, उनके क्या अधिकार थे। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। मतलब गांव अपना शासन खुद चलाते थे एक तरह से। काफी हद तक, हाँ। और हाँ, उनकी कला को कैसे भूल सकते हैं, वो नटराज की मूर्तियां। ओ हाँ, वो कांसी की मूर्तियां अद्भुत है वो शिव के तांडव नृत्य की मुद्रा में। वो सिर्फ कला नहीं, चोल कारीगरों की महारत का सबूत हैं। टेक्नोलॉजी और आर्ट का संगम। और व्यापार कैसा था? व्यापारी संघ होते थे जिन्हें नगरम कहते थे, वो भी काफी सक्रिय थे। अर्थव्यवस्था मजबूत थी। तो कुल मिलाकर देखें, संगम काल सिर्फ राजा महाराजाओं और लड़ाइयों का समय नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तमिल भाषा, साहित्य, कला और यहाँ तक कि शासन व्यवस्था के विकास का एक सुनहरा दौर था। एक फाउंडेशन थी ये। एक मजबूत नींव जिस पर दक्षिण भारत का आगे का इतिहास बना। निश्चित रूप से, चाहे वो चोलों की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हो या संगम साहित्य के नैतिक मूल्य, उनका असर आज भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। संगम काल की कौन सी एक चीज, चाहे कोई साहित्यिक रचना हो, कोई प्रशासनिक विचार हो या कोई कलाकृति, आपको आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक या प्रभावशाली लगती है और क्यों? दिलचस्प सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा।